अबाउट ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी क्या है? क्योंकि ईडी और सीबीआई आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहे हैं, इस केस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी और सीबीआई पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई के बारे में हम डिटेल कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offences of money laundering and violations of foreign exchange law, which functions under the Department of Revenue and Ministry of Finance. ED एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन से रिलेटेड ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करती है। ED के जितने भी फंक्शंस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उसी के देख रेख में ये सारे फंक्शन करती है। इट इज अ मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फंक्शंस इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मेन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपने सारे फंक्शंस ये करती है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ईडी को जो हेड लीड करता है वो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसका एक हेड होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ईडी हैज 5 रीजनल ऑफिसेस एट मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, हेडेड बाय स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। ईडी के 5 रीजनल ऑफिसेस हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली, और हर रीजनल ऑफिस का एक डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होता है। In ED, recruitment of the officers is done directly and by drawing officers from other investigation agencies. बात अगर रिक्रूटमेंट की करें, इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं और अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो ऑफिसर होते हैं उन्हीं ऑफिसर को ईडी के ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट कर लिया जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफिसर्स ऑफ IRS, IPS, IAS सच एज इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर एंड पुलिस। ईडी के ऑफिसर्स जो होते हैं वो IRS, IPS, IAS ऑफिसर होते हैं। कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, एक्साइज ऑफिसर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, कस्टम ऑफिसर एंड पुलिस पर्सनल को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। टेन्योर ऑफ ऑफिसर इज 2 years, बट डायरेक्टर टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 to 5 years बाय गिविंग 3 annual एक्सटेंशन। ईडी के ऑफिसर्स का जो टेन्योर होता है वो 2 year होता है, बट ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं उसके टेन्योर को 2 year से 5 year, इसको 3 टाइम एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इट मीन्स 2 year से 5 year इसका जो टेन्योर है वो किया जा सकता है। सेम इसी तरह से सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका भी जो टेन्योर है वो 2 year से 5 year किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज सीबीआई। Central Bureau of Investigation. Word issue. CBI means Central Bureau of Investigation is the premier investigating police agency in India, which provides assistance to the Central Vigilance Commission and लोकपाल। CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया की जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल को असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। इट मीन्स इंडिया की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी अगर है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है अगर कोई, वो सीबीआई है। इट इज नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी बट ड्राइव्स इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है और ये जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग करती है उसके लिए इसको पावर जो मिलती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के हिसाब से इसको पावर दी गई है। उस पावर का यूज करके ये इन्वेस्टिगेटिंग करती है। CBI functions under the Superintendence of Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievance, Government of India, which falls under the Prime Minister's Office. CBI जितने भी फंक्शंस करती है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सुपरिंटेंडेंस के हिसाब से करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस का एक डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और ये जो मिनिस्ट्री आती है ये PMO के अंदर आती है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर आती है। इन सबके देखरेख में सीबीआई अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सीबीआई इज ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज।
सीबीआई इंडिया की एक नोडल पुलिस एजेंसी है जो कि इंटरपोल मेंबर कंट्रीज के बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन को कोऑर्डिनेट करती है। इट्स कॉन्विक्शन रेट इज एज हाई एज 65 to 70% एंड इट इज कंपेयर्ड विद द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द वर्ल्ड। सीबीआई इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग क्यों चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो? बिकॉज इसका जो कॉन्विक्शन रेट है वो 65% to 70% तक इसका कॉन्विक्शन रेट है। इट मीन्स जितने भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 65 to 70% में इसने जो भी क्राइम करने वाला है उसको कॉन्विक्शन के लेवल तक उसको पहुंचाया है। इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं इसने सजा दिलाई है, जो गलत है उसको सजा दिलाई है। पूरे वर्ल्ड की जितने भी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके साथ सीबीआई का कंपेयर किया जाता है। However, for investigations of offences under the Prevention of Corruption Act, its superintendence vests with the Central Vigilance Commission। जिस टाइम पर सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है उस टाइम पर ये सीबीसी के अकॉर्डिंग उसके सुपरिंटेंडेंस में फंक्शंस परफॉर्म करती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। सीबीआई का स्टार्टिंग कैसे हुआ, इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ स्टार्टिंग में? In British India, during the period of World War II, a special police establishment was constituted in 1941 in the Department of War of the British India to inquire into allegations of bribery and corruption in war-related procurement। ब्रिटिश इंडिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हुआ करता था। उस टाइम पर 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट यानी SPE को जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट में कुछ ब्राइबरी और करप्शन एलिगेशन सामने आए थे। उनकी इंक्वायरी के लिए ब्रिटिश इंडिया ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया था। बाद में जाकर यही दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। इट मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के अंदर वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट किया गया था और उन प्रोक्योरमेंट में कुछ ब्राइबरी एंड करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस सामने आया था। उन एलिगेशंस की इंक्वायरी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया था। लेटर इट वॉज लीगलाइज एज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनेबलिंग द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। बाद में ये जो एजेंसी थी इस एजेंसी को लीगलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी विंग्स हैं उन विंग्स के अंदर करप्शन के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को एक लीगलाइज एजेंसी के रूप में इसको स्टेटस दे दिया और इसका जो न्यू नेम आया वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 आया। इट मीन्स दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के वेरियस विंग्स के अंदर करप्शन चार्जेस के एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए इसको एक लीगलाइज एजेंसी का स्टेटस दिया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वॉज रिकमेंडेड बाय द संतनाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64। 1962 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इट मीन्स करप्शन के प्रिवेंशन के लिए संतनाम कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। इस कमेटी ने सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंड किया था। In 1963, the CBI was established by the Government of India with a view to investigate serious crimes related to defense of India, corruption in high places, serious fraud, cheating and embezzlement, and social crime, particularly of hoarding, black marketing, and profiteering in essential commodities having all India and interstate ramifications। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में सीबीआई इस्टेब्लिश किया ताकि इंडिया के अंदर कुछ सीरियस क्राइम्स का इन्वेस्टिगेट किया जा सके। अब कौन कौन से सीरियस क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन इसमें इंक्लूड किया गया? डिफेंस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग, एम्बेजलमेंट एंड सोशल क्राइम, पर्टिकुलरली ऑफ होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटरिंग इन एसेंशियल कमोडिटी हैविंग ऑल इंडिया एंड इंटर स्टेट रेमिफिकेशन। ये कुछ इशूज हैं, अगर इनके अंदर कोई सीरियस क्राइम होता है तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट मीन सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब सीबीआई जो अपने फंक्शंस रन करेगी
वो सारी पावर उसको दिल्ली स्पेशल पुलिस, अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको सारी पावर दी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेटर ऑन सीबीआई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस इन कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। बाद में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया वो काफ़ी ब्रॉड किया गया। कुछ कॉन्वेक्शनल क्राइम जैसे असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा जो भी क्राइम किया गया है इससे रिलेटेड भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने की पावर दी गई। हाउ इज द डायरेक्टोरेट ऑफ सीबीआई अपॉइंटेड? सीबीआई का डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर होता है। सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करता है। टिल 2014 द सीबीआई डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डीएसपी एक्ट 1946। 2014 से पहले तक यानी 2014 से पहले तक सीबीआई डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता था वो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के बेस पर इसका अपॉइंटमेंट किया जाता था। इन 2014 द लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। कमेटी वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अदर मेंबर एज लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2014 के बाद यानी 2014 में लोकपाल एक्ट के अंदर सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी का प्रोविजन यहाँ पर किया जाता है। इट मीन्स 2014 के बाद सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी यहाँ पर लोकपाल एक्ट के तहत यहाँ पर प्रोवाइड की गई और इस कमेटी के जो मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 पर्सन के द्वारा ये एक कमेटी बनाई जाती है जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और ये जो कमेटी है वो लोकपाल एक्ट के थ्रू प्रोवाइड की गई है। होम मिनिस्ट्री सेंड अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी। होम मिनिस्ट्री सबसे पहले कुछ एलिजिबल कैंडिडेट के नेम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को सेंड करती है। इट मीन्स ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड ग्रीवेंस के अंदर आती है और ये जो मिनिस्ट्री है वो सीधा पीएमओ से कनेक्टेड है। इट मीन्स होम मिनिस्ट्री सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट के नेम पब्लिश करती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग प्रिपेयर द फाइनलिस्ट ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस एंड सेंड इट टू द कमेटी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फाइनलिस्ट तैयार करती है और जिस टाइम पर ये लिस्ट तैयार किया जाता है वो सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एंटी करप्शन के मैटर में इन्वेस्टिगेशन किस पर्सन का कितना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर अपने फाइनलिस्ट तैयार करती है और उसके बाद ये कमेटी को फॉरवर्ड कर देती है। ये वही कमेटी है जिसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये वही कमेटी है जिसको लोकपाल एक्ट के द्वारा प्रोविजन किया गया था। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय द सीबीसी एक्ट 2003। सीबीआई के डायरेक्टर जो होते हैं उसको 2 ईयर का टेन्योर प्रोवाइड किया गया है और ये जो टेन्योर है सीबीसी एक्ट 2003 के अंदर के तहत इसको ये 2 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है। In November 2021, the President promulgated 2 ordinances to allow the Center to extend the tenure of the directors of the CBI and the Enforcement Director from 2 years to up to 5 years. 2021 नवंबर मंथ में प्रेसिडेंट के द्वारा 2 ऑर्डिनेंस प्रोमulgate किए जाते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर और इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर को 2 ईयर से टेन्योर उनके 2 ईयर से बढ़ाकर 5 ईयर्स तक कर सकती है। इट मीन्स प्रेसिडेंट के ये ऑर्डिनेंस सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के जो टेन्योर पीरियड है 2 ईयर का सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 5 ईयर तक एक्सटेंड कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर इस ऑर्डिनेंस के थ्रू दे दी गई। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय सीबीआई। सीबीआई किस तरह के केसेस को हैंडल करती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। केसेस रिलेटेड टू एंटी करप्शन क्राइम। एंटी करप्शन क्राइम से रिलेटेड जो भी केसेस हैं सीबीआई उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब इस तरह के जो केस हैं इसके अंदर कौन कौन सा केस आ सकते हैं। इट इन्वेस्टिगेट द केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉर्पोरेशंस और बॉडीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी केस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड हो
उस केस का ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब कौन कौन से केस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आ सकते हैं? कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या एम्प्लॉयज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का पार्ट है, कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड या ओन किए गए बॉडी का पार्ट है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कॉरपोरेशन या बॉडी के अंदर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या एम्प्लॉयज जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं, उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को आगे आना होता है। नंबर 2, इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइम्स। कुछ इकोनॉमिक क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर सीबीआई को दी गई है। इट इन्वेस्टिगेट मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स एंड सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड। कुछ मेजर सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड और फाइनेंशियल स्कैम का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकती है। अब कौन कौन से फाइनेंशियल स्कैम और सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड हैं? जैसे फेक इंडियन करेंसी नोट्स, बैंक फ्रॉड एंड साइबर क्राइम, बैंक फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, एंटी कल्चरल प्रॉपर्टी एंड स्मगलिंग ऑफ अदर कॉन्ट्राबैंड एटसेट्रा। ये सभी केस हैं जो कि मेजर फाइनेंशियल स्कैम या सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स में आते हैं। इन सभी का इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर सकती है। नंबर 3, इंक्वायरी इनटू स्पेशल क्राइम्स। कुछ स्पेशल क्राइम्स जो होते हैं उनका भी इंक्वायरी सीबीआई कर सकती है। इट इन्वेस्टिगेट सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड अदर लॉ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सच एज केसेस ऑफ टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड क्राइम्स कमिटेड बाय द माफिया एंड अंडरवर्ल्ड। कुछ केसेस जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड है, बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड, किडनैपिंग फॉर रैंसम से रिलेटेड, क्राइम्स कमिटेड बाय माफिया एंड अंडरवर्ल्ड, इससे रिलेटेड कुछ केस जो कि आईपीसी और अदर लॉ के अंडर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर दे सकती है कि वो इस तरह के क्राइम्स जो कि सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनके लिए ये इन्वेस्टिगेट करें। नंबर 4, स्यूमोटो केसेस। कुछ स्यूमोटो केसेस होते हैं जिनके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई कैन स्यूमोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन द यूनियन टेरिटरी। स्यूमोटो रिलेटेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ यूटी के अंदर कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथोराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम इन अ स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम के इन्वेस्टिगेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सीबीआई को ऑथराइज करती है तो ये रूल है कि उसके लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट से उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हाउएवर कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। दूसरा प्रोविजन ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी केस में उसको इन्वेस्टिगेट कराना है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर्टिकुलर स्टेट की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर रिलीज कर सकता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहती है तो उसको पर्टिकुलर स्टेट से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। ये भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई और ईडी का मिसयूज कर रही है उसकी पावर का। वो बिना स्टेट की परमिशन के कई बार वेस्ट बंगाल के अंदर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट के लिए भेज चुकी है।